नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धर्मयुग के एक ऐसे अंक पर जिसकी कवर स्टोरी चंबल के ऊपर थी, चंबल के बीहड़ों के ऊपर और डकैती उन्मूलन के ऊपर, डकैती उन्मूलन के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर और डकैतों के सरेंडर की राजनीति के ऊपर। इस धर्मयुग की इन डेप्थ स्टोरी में बहुत कुछ बताया गया है। 1988 के इस अंक में पूरी तरीके से साक्ष्यों के साथ, गवाहों के साथ, कलर्ड फोटोग्राफ्स के साथ, माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वाकई मध्य प्रदेश हो या और दूसरी सरकारें हों, जहां पर चंबल का इलाका आता है, जहां पर डकैत दस्यु उन्मूलन की आवश्यकता थी, वहाँ दस्यु उन्मूलन के नाम पर चंबल की सफाई के नाम पर किस तरह की राजनीति हो रही थी, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज डकैती उन्मूलन को अपने हिडन एजेंडे के रूप में यूज़ करती थी, किस तरीके से पॉलिटिशियंस डकैती उन्मूलन के नाम पर राजनीति किया करते थे। और कई तो ऐसे वाक़ये उसमें दिए गए हैं जहां पर कि बागियों को औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बागियों को अगर सही भाषा में कहें तो सरेंडर के बाद उनसे बातचीत है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, प्लस चंबल डिवीज़न में, चंबल के डकैत प्रभावित इलाके में, दस्यु प्रभावित इलाके में तैनात रहे शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक्स या वर्तमान उस समय के तत्कालीन अधिकारियों के बयान हैं, वर्जन्स वगैरह हैं। तो किस तरीके से सरकारों ने जनता की आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया डकैती उन्मूलन और समर्पण के नाम पे, सरेंडर के नाम पर। कवर स्टोरी में आपने पिछले अंक में जहां डॉक्टर मिथिलेश्वर की मैंने स्टोरी बताई थी, ये भी उसी अंक में प्रकाशित हुई थी। और वो स्टोरी खुद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उस समय भाजपा के विपक्ष के नेता थे, उनके हवाले से डॉक्टर मिथिलेश के ऊपर स्टोरी थी सिंगल पेज की। लेकिन ये उसी अंक की कवर स्टोरी डकैतों के ऊपर थी। वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने दूसरे खंड में इस कवर स्टोरी को प्रकाशित करने और आप तक पहुंचाने का डिसीजन लिया था। पूरी मैगजीन में ये दर्शाया गया है, पूरी खबर के अंदर, कि क्या वाकई कारण क्या थे बागी हो जाने के लोगों के। एक अधिकारी का काफ़ी उसमें विस्मयकारी या कह सकते हैं आपत्तिजनक बयान कह सकते हैं उसको दिया हुआ है कि डकैती तो चंबल के या बागी हो जाना चंबल के संस्कारों में। बहुत उस समय भी मुझे लगता है इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई होंगी। आप सभी को मालूम है कि किन कारणों से लोग बागी हो जाया करते थे चंबल क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में ही चंबल का सबसे बड़ा एरिया आता है, कुछ राजस्थान में और कुछ उत्तर प्रदेश में भी है। चित्रकूट में अभी कुछ वर्ष पूर्व ही कह सकते हैं असल में डकैती उन्मूलन हुआ है, जबकि 1988 से 86 से, बल्कि 1985-86 से मध्य प्रदेश और दूसरी सरकारें संबंधित इलाकों में जो पड़ते हैं चंबल के, दावे किए जा रहे थे कि साहब दस्यु समस्या पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा था नहीं। आंकड़ों से इस खबर में दर्शाने की कोशिश की गई है। कारणों में जाएं तो आप सभी जानते हैं कि उस वक्त के सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो हालात होते थे, उसी के कारण लोग बागी हो जाते थे, उसी के कारण लोग हथियार उठा करके चंबल के बीहड़ों में कूद पड़ते थे और व्यवस्था के खिलाफ एक जंग छिड़ देते थे। उनकी नाराज़गी व्यवस्था से होती थी, उस करप्शन से होती थी जो उनको टोटली नेग्लेक्ट करता था, उनके अधिकारों का हनन करता था। और केवल एक कहावत आप सबने सुनी होगी, हम सब प्रयोग करते हैं नित्य, समरथ को नहीं दोष गुसाई। तो जो निर्बल वर्ग था, 90% हम कह सकते हैं, जो निर्बल वर्ग से लोग आते थे, बैकवर्ड क्लास से लोग आते थे, वो अगड़ों के या सरकारी तंत्र के, अभी तक जैसे आंकड़े देखने में सरकारी तंत्र या हो गए अगड़ी जातियों के अत्याचारों से तंग आकर के, परेशान होकर के, कुंठित होकर के हथियार उठा के बीहड़ में कूद जाते थे और डकैत बन जाते थे, या अपनी भाषा में, उनकी भाषा में कहा जाए तो बागी हो जाते थे। समाज से बागी होना, व्यवस्था से बागी होना, इसीलिए बागी नाम रखा गया। गब्बर सिंह तो आप सबको याद होगा ना। भाई एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की अदाकारी के कारण आप सबको गब्बर सिंह नाम ज़रूर याद होगा।
लेकिन ये भी बता दूं, गबरा नाम के एक असली चंबल के डकैत के ऊपर ही फिल्म शोले का जो ये पात्र था, डकैत पात्र जिसको प्ले किया था अमजद खान साहब ने, वो उस पात्र के ऊपर था, गबरा नाम का डकैत, जिसे पुलिस रिकॉर्ड में कई जगह गब्बर भी कहा गया है। सलीम जावेद की जो जोड़ी थी जिसने ये पटकथा लिखी थी शोले फिल्म की, उनमें से सलीम साहब के दादाजी चंबल इलाके में एक बड़े पुलिस अधिकारी रहे। उन्होंने उस ईरा को करीब से देखा, उस दौर को करीब से देखा, और उन्हीं के दादाजी ने शायद ये किताब लिखी थी जिसमें ये गबरा डकैत का उल्लेख था। उसी से नाम उद्घृत किया गया इस पटकथा के अंदर शोले के लिए, शोले फिल्म के लिए। जया बच्चन का भी उसमें कनेक्शन था। खैर, मैं कोई फिल्म की समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शोले के अलावा आप सब में बहुत सारे लोगों ने, या बहुत कम लोगों ने मुझे कहना पड़ेगा कि पान सिंह तोमर फिल्म देखी है। अब देखिए, शोले फिल्म तो पूरी तरीके से एक कॉमिकल या कह सकते हैं मनगढ़ंत चित्रण था, एक कहानी थी, कोरी कल्पना थी, हकीकत से कोसों दूर घोड़े दौड़ते हैं। जबकि हम सबको आज मालूम है कि चंबल में डकैत उन बिहड़ों में जहां पैदल चलना मुश्किल है, घोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाहनों का इस्तेमाल भी एक सीमित दूरी तक ही हो पाता था, पुलिस के वाहनों का खासकर। अब बात करते हैं कि जो पान सिंह तोमर की पटकथा थी, पान सिंह फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, उसमें दिखाया गया था किस तरीके से एक फौजी, किस तरीके से देश के प्रति, व्यवस्था के प्रति निष्ठावान देशभक्त व्यक्ति बागी होकर हथियार उठाकर अवैध रूप से बिहड़ों में कूद जाता है और व्यवस्था के खिलाफ बगावत करता है। उसकी ज़मीन पर कब्जा होता है। पुलिस प्रशासन, जिम्मेदार लोग, पॉलिटिशियंस किस तरीके से उसकी मिन्नतों को, उसकी रिक्वेस्ट को दरकिनार करते हैं, और उसके अपने कुछ लोग, उस बलशाली लोग समाज के कब्जा कर लेते हैं, दबंग लोग कब्जा कर लेते हैं उसकी उस ज़मीन पे जिससे उसका परिवार खाता कमाता था। इसी तरह की चीज़ें होती थी। मुझे लगता है कि पान सिंह तोमर फिल्म रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर आप सब लोग देख सकें तो बहुत अच्छा होगा। हकीकत के बहुत करीब है फिल्म, कुछ चीज़ें ट्विस्टेड हैं, हल्का सा कॉमिकल टच है। देखिए, फिल्म है, मूवी है, तो मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। प्रोड्यूसर उसको कुछ अर्निंग के लिए बनाता है ताकि उसको कोई प्रॉफिट हो। अगर बहुत सपाट दिखाएंगे तो फिल्म कोई कॉमिकल थोड़ी सी भी नहीं होगी, तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, आप उसे नहीं देखेंगे। हकीकत वाली स्टोरी जब दिखाई जाती है जो हकीकत के काफ़ी करीब होती है, यथार्थ के, सत्य के, तो कई बार वो वाकई एक आर्ट फिल्म जैसी लगने लगती है। इसलिए कॉमिकल पुट ज़रूरी होता है। हालांकि शोले के मुकाबले इसमें कहीं पे घोड़े दौड़ते नहीं दिखाए गए हैं। पान सिंह की असल जीवन पे आधारित है, कैसे एक फौजी व्यवस्था से तंग आकर के, पीड़ित होकर के और बागी बनता है। इसको ज़रूर देखें आप। वैसे ही कारण 90% बागियों के पीछे रहा है जो हथियार उठा के और बिहड़ में कूद पड़े। अब धर्मयुग ने अपनी कवर स्टोरी में क्या छापा, फर्स्ट हैंड इसको आइए देखते हैं, इस पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि धर्मयुग की कवर स्टोरी में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए पलटना शुरू करते हैं मैगजीन और करते हैं शुरू बातचीत अपनी। आज विज्ञापनों की बजाय सीधे हम लोग कवर स्टोरी की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि क्या दिया है 1988 के नवंबर के इस अंक में। चलिए, अब ये तो हो गया आपका ग्लॉसरी समरी जिसे बोलेंगे, और फिर आगे चलते हैं। इस स्टोरी के विषय में पिछले वीडियो मैंने आपको बताया, अपहरण, रिहाई और रहस्य की गहराई, डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातचीत पे आधारित स्टोरी है जो खुद इन्होंने ही लिखी थी। अब अगले ही पन्ने पे शुरू हो जाती है कवर स्टोरी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आमुख कथा। अब बहुत से लोग इतनी कहिए हिंदी शायद क्षमा कीजिएगा अगर कुछ लोग ना समझते हो, वैसे इसका मतलब है कवर स्टोरी, आमुख कथा का मतलब है। अब बेहद ही खूबसूरत लेआउटिंग है मैगज़ीन की, और एक सिंगल फ़ोटोग्राफ की जगह, चूँकि उस समय नहीं हो पाता था, प्लेटें अलग अलग बनती थी और पेज अलग अलग है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये मैं बताऊँ आपको कि सूखती नहीं है अपराध की नदी, इसमें यहाँ फ़ोटो दी है। बहुत ही कुख्यात डाकू हैं चंबल के, हिंसा अनाचार के बीहड़ और मलखान सिंह की फ़ोटो है। ऑब्वियसली ये उनके सरेंडर की बात की फ़ोटो है।
यहाँ पे चंबल में पुलिस की जीपें दौड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये जीपें वगैरह पुलिस की दिखाई हुई हैं इधर। और ये एक इंसर्ट वाली फोटोग्राफ है बागियों के, यानी कि सरकारी भाषा में कहें तो डाकुओं के डर से पलायन करते स्थानीय निवासी। चंबल के कई गांवों के लोग पलायन कर जाते थे डाकुओं के डर से। चंबल बीहड़ है कुछ नहीं। अब पूरी इस कवर स्टोरी जो अगले 8 पन्नों में फैली हुई है, अगले 8 पन्नों में स्टोरी फैली हुई है, इसका अंक भी जो है उधर मतलब शेष भाग आखिर में भी है कुछ। मैं आपको पढ़ के कुछ 2 इंट्रो के पैरा सुना देता हूँ, बस उसी से आप ग्रास्प कर लेंगे पूरी बात कि कितना कड़ा प्रहार किया। खासतौर से देखिए चंबल का ज़्यादा भाग यानी कि डकैत प्रभावित अधिकांश भाग उत्तर भारत का या वो चंबल का मध्य प्रदेश के अंदर था। वहाँ की सरकार का ही सबसे ज़्यादा सरोकार था और डकैती या डकैत उन्मूलन में वो तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार का ही सबसे बड़ा रोल आता था। तो देखिए उस समय क्या लिखा गया। यहाँ लिखा है, चंबल एक नदी पर नहीं है जिसकी शांत निश्चल निष्कपट और बेगवती धाराओं के साथ साथ इसके बीहड़ों में दर्ज आहों आंसुओं कराहों बंदूकों और धड़धड़ाती जीपों की अनंत कथाएं। इन बीहड़ों से घूम कर निकली यह आपराधिक नदी न तो सूखती है और न ही इसे सूखने दिया जाता है। ठीक है, न ही सूखने दिया जाता है। लास्ट में पंच मार दिया भाई। फिर इसके बाद देखते हैं चंबल के बीहड़ यानी दस्यु पुराण का पहला अध्याय जिसके नीचे राजनीति के हस्ताक्षर हैं। भाई वाह, क्या मारा है धड़ाम से बिल्कुल सरकार को। फिर से पढ़ता हूँ, चंबल की बीहड़ यानी दस्यु पुराण, देखिए शब्दों को देखिए, दस्यु पुराण का पहला अध्याय जिसके नीचे राजनीति के हस्ताक्षर हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठी सरकार यदि अपने वास्ते चिंतित है तो बीहड़ों की अपनी चिंता है। चंबल विकास प्राधिकरण की घोषणा करके सरकार चंबल को दस्यु रहित रक्त विहीन कहते नहीं आघाती, पर भिंड मुरैना ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों के मुर्दाघर बताते हैं कि कहीं कुछ खास नहीं बदला है। यानी सरकारी दावों के उलट सरकारी दावों की पोल खोलती है दस्यु उन्मूलन के मामले में ये रिपोर्ट, ये धर्मयुग की ये कवर स्टोरी, आप ये जान लें। अब इसमें बाकायदा धर्मयुग जैसी शीर्ष पत्रिका थी भारत की उस समय ये, और कहीं पे भी बिना आंकड़ों के, बिना साक्ष्य, बिना गवाह के ये नहीं लिखते। आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त चंबल संभाग में, इस वक्त यानी 1988 की बात हो रही है, में 2 लाख से ज़्यादा लाइसेंस शुदा बंदूकधारी हैं। फिर भी लाइसेंसों के लिए बेहिसाब आवेदन जिलाधीश कार्यालय में दराजों में बंद हैं। बिना लाइसेंस की बंदूकों का तो हिसाब ही नहीं। यानी कि चंबल संभाग की बात हो रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, वहाँ के जिलाधीश कार्यालय में। 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने, यानी इस मैगजीन छपने के 2 साल पहले की बात है, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने घोषणा की थी कि चंबल डाकू रहित है, यानी डाकू रहित घोषित कर दिया था। पर उसी साल का पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि 400 से ज़्यादा डाकू दलों के मामले फाइलों में दर्ज थे और इनके मत्थे थी 360 हत्याएं। कई तो रजिस्टर नहीं होती होंगी उस समय भी, खैर 360 हत्याएं हो रही थी, 400 से ज़्यादा मामले दर्ज थे पुलिस की फाइलों में, और साहब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी डाकू रहित घोषित करे दे रहे हैं पूरे प्रदेश को। सरकार को जानने की फुर्सत नहीं कि ग्वालियर पुलिस महानिरीक्षक की फाइलें क्या सच छुपाए बैठी हैं। कहीं डाकुओं के आतंक को देखकर पंचायत चुनावों को खिसकाया जा रहा है तो कहीं विरोधियों के खात्मे के लिए इन डाकू दलों का उपयोग हो रहा है। देखिए ये तो बहुत सच बात है, ये बहुत आजकल आधुनिक तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तब डकैत थे, उनके माध्यम से होता था। पॉलिटिकल लोग या पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे डकैतों को, भयाक्रांत करके लोगों को, या हत्याएँ करवा के या तमाम तरीके का अपराध करवा के चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए। इसी मौजूदा स्थिति का आकलन शिव अनुराग पटरैया द्वारा साथ में प्रारंभिक समर्पणों में आगे रहे महावीर भाई व हेमदेव शर्मा के विचार, चंबल के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक दिनेश चंद जुगरान का नज़रिया, अन्य और अन्य सामग्री, यानी इस अंक में ये इन्होंने दिया हुआ है। अब हम लोग आगे पलटते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही कुख्यात, जो सबसे कुख्यात डाकू रहे हैं समर्पण के समय की, उनके और उनके टोलियों की, यानी उनके गैंग्स की फोटोग्राफ्स यहाँ दी हुई हैं। और यहाँ पे है समर्पण करते मोहर सिंह, इनका नाम है दिनेश चंद जुगरान,
भूतपूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक चंबल क्षेत्र, इन्होंने क्या कहा, डाकू पहले दिमाग में मारा जाता है तब वह जमीन पर गिरता है। इन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में बहुत ही विवादास्पद बात एक कह दी है, बहुत ही आपत्तिजनक बात कही है। मुझे खासतौर से बहुत आपत्ति हुई ये जान करके, देख करके इनका विचार। इन्होंने संस्कारगत चीज बताया है डाकू बनने को। 4 साल तक पुलिस महानिरीक्षक चंबल क्षेत्र है जुगरान, वर्तमान में एयर इंडिया में निदेशक सतर्कता के पद पर यानी विजिलेंस में पद पर कार्यरत हैं और मुंबई में समंदर के पास स्थित अपने दफ्तर में बैठे चंबल के बीहड़ों को याद करते हुए कहते हैं, बगावत करना और बागी हो जाना चंबल का संस्कार है। वाह भाई, यही उसकी शिनाख्त है। बच्चा जब सांस लेता है तब से उसके कान सुनते रहते हैं, यहाँ गोली चली, वहाँ गोली चली, यहाँ लाखन मारा गया, उसका लड़का बागी हो गया, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उसके पिता को डाकू उठा ले गए। ये संवाद उसके आसपास घूमते रहते हैं और उम्र के साथ बढ़ते हैं। जीवन के किस मोड़ पर ना जाने कौन सी घटना उसे परेशान कर देती है और जो लोग चाहते हैं यहाँ डाकू बन जाते हैं क्योंकि अपने हित हैं, आर्थिक फ़ायदे हैं, सामाजिक रुतबे हैं, उसे उकसाते हैं और वह बीहड़ों में उतर जाता है। डाकू बनने के लिए इतना घना जंगल, बीहड़, ज़मीन, झगड़े और पुलिस का आतंक जिम्मेदार नहीं है। ये साहब इन्होंने अपना तो पल्ला झाड़ लिया, पुलिस का पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि वो जिस सरकार की सिफारिशों पर ये साहब एयर इंडिया की इतनी लग्जूरियस जॉब में बैठे थे उस वक्त, भाई ये तो ऐसी बात करेंगे ही। को देखते हैं, देखिए ये पान सिंह तोमर, आपने फिल्म देखी द ग्रेट पान सिंह तोमर, ये फौजी भाई, अपना फौजी भाई, क्या ये इसके संस्कार थे? क्या ये जुगरान साहब के अनुसार ये पान सिंह तोमर जैसे महान देशभक्त के संस्कार थे कि वो डकैत बन गया, बागी बन गया, बीहड़ों में कूद पड़ा बंदूक लेकर के? नहीं, सरकारी नेग्लिजेंसी थी इस व्यक्ति और इसके परिवार के प्रति, चंबल के निवासियों के प्रति, जिसने पान सिंह तोमर जैसे देशभक्तों को भी डकैत बनने के लिए मजबूर कर दिया। और यहाँ देखिए ये फोटो दी है लोकमान दीक्षित की, आतंक से सार्वजनिक जीवन तक। लोकमान दीक्षित, इनको लुक्का कहा जाता था, बहुत ही कुख्यात और फेमस टाइप का नाम आपको बताऊं, लुक्का। कि पान सिंह सीधे सीधे इनकाउंटर में नहीं मारा गया था, घायल अवस्था में पुलिस उसे पकड़ ले गई थी कि एक सीओ ने, सर्किल ऑफिसर ने उनको पानी मांगने पे इतना मारा है कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई। धर्मियों के संघ में जो बहुत अच्छे दिए गए हैं आर्टिकल्स, स्टोरीज, उसमें एक सबसे मेन थी ये कि महानगर में गांव तक सब चाहते हैं अपना घर। उस समय देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स वगैरह जो महानगरों में बन रहे थे, मुंबई में, पुणे में, बेंगलुरु में, जो उस समय तत्कालीन बेंगलोर कहेंगे, उस समय की हाउसिंग सोसाइटीज़, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह, और कितने घर बने सरकारी परियोजनाओं के अंतर्गत। ये देखिए सिडको हाउसिंग के बारे में, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, नरीमन पॉइंट, मुंबई। देखिए जीवन बीमा निगम, इसका भी ऐड आ गया, जीवन बीमा निगम की बात आई, उसका फुल पेज का ऐड, यानी सरकारी भैया बहुत ऐड हो गए। अब देखिए भाई वाह, ये देखिए मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, सबके लिए घर, मध्य प्रदेश सरकार का। अभी मोतीलाल बोरा जी की बात हो रही थी भाई, वाह एक और आ गया। सिडको के बाद हुडको, ये देखिए ये आया हुडको। बंगलौर में मिट्टी से घर बनाने के लिए एक छोटी क्रांति है। विज्ञापन साहब, ये है विज्ञापन, ठीक है ना, है विज्ञापन। देखिए इसलिए विज्ञापन है क्योंकि ये पवित्रा विज्ञापन एजेंसी, हिंदी पवित्रा, यहाँ देखिए विज्ञापन एजेंसी का नाम रहता है, आप सबको मालूम होगा। पवित्रा द्वारा विज्ञापन नंबर दिया, हिंदी, इंग्लिश होता तो इंग्लिश लिखा होता, हिंदी में दिया है पूरा। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह है साहब, ये अर्जुन सिंह। और विष्णु रजौरिया, जिनकी फोटो मुख्यमंत्री के साथ, अर्जुन सिंह जी की, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तत्कालीन अर्जुन सिंह 1988 में जो थे, उनके ये थे विष्णु रजौरिया। यहाँ लिखा है देखिए, राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण, स्थानीय शासन, नगरीय कल्याण तथा जनशक्ति नियोजन, उनके हवाले से ये पूरा बॉक्स दिया है, उनकी बात रख दी। भाई विज्ञापन इन्हें रिलीज़ करवाए होंगे तमाम सारे, कहीं रेट ज़्यादा मिला होगा, कहीं कम मिला होगा, व्यवहार की बात है भाई। चलिए खैर, ये देखिए पूरी डायरेक्टरी दे डाली। यहाँ पे देखिए ध्यान से, द न्यू बॉम्बे डेवलपर्स एसोसिएशन, इंग्लिश में पूरा हेड ऑफिस बेयरर्स क्या है क्या नहीं है ये सब दिया हुआ है। फ़ोन नंबर दिए हैं। उस समय के विज्ञापनों में आपको फ़ोन नंबर बहुत ही बिरले प्राप्त होते थे। 1990 तक, 1992 तक बहुत ही बिरले ही आपको फ़ोन नंबर्स मिलते थे। यहाँ बाल मजदूर, हाथ फूल से काम परवत्सा, बच्चे इतना बोझा उठाए हुए हैं। ये देखिए कूड़ा बीन रहा है बच्चा इस वाली कलर फोटोग्राफ में। और यहाँ पे बाकी कलर फोटोग्राफ्स मैगजीन्स की उस समय बहुत कुछ कह देती थी। और ये विरोध कर रहे हैं साहब। यहाँ कैप्शन दिया हुआ है,
संस्कार, यह उम्र खेलने की है या अधिकारों के लिए लड़ने की? मतलब इनकी भी टांग घसीट ली। स्कूल वाले उस समय तथाकथित